आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, मौत का स्नान। दक्षिणी तमिलनाडु के 3 जिले प्रमुखतः यानी कि मदुरई, विरुद्धपुरम और रामनाथपुरम में यह परंपरा है जिसे आप कहते हैं तलई कुथल। तलई कुथल का मतलब होता है मौत का स्नान, यानी कि आप अपने बुजुर्गों को, जिनका बोझ आप नहीं उठाना चाहते, जिनकी बीमारी आप नहीं झेलना चाहते, जिनके ऊपर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते, वो सास ससुर, वो माता पिता जो आज आपके लिए बोझ बनते दिखाई देते हैं, उनसे छुटकारा पाने का ये एक तरीका है। इससे परंपरा की शक्ल दी गई है तलई कुथल, यानी कि आप अपने बुजुर्गों को पहले अच्छे से नहलाइए धुलाइए, उनका खूब जोरदार तरीके से तेल मालिश कीजिए, ठंडा नारियल पानी पिलाइए और उसके बाद उनके मौत का इंतजार कीजिए। 2-4 घंटे बाद मैटर फिनिश, यही कहता है हर कोई। हमने अभी तक आपके सामने 4 कातिल रखे जिन्होंने 5 हत्याएं की हैं, 5 बुजुर्गों की हत्याएं, और इन 4 कातिलों को हमने अपने कैमरे पर कैद किया, जिन्होंने खुद कबूला हमारे संवाददाता धीरेन्द्र और पिंकी के सामने कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की हत्याएं की हैं। इसके बावजूद तमिलनाडु प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। आइए अब आपको तलई कुथल का मॉडर्न तरीका, आधुनिक तरीका दिखाते हैं। यहां स्नान नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं साहब, यहां पर मौत का इंजेक्शन होता है। आप किसी कंपाउंडर के पास पहुंच जाइए, किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाइए जो कि सरकारी अस्पताल में काम करता हो, कहिए कि आप तलई कुथल करना चाहते हैं अपने बुजुर्गों का, वो आपसे 5, 10, 15, 20, 50 हजार रुपए लेंगे और उसके बाद मौत का इंजेक्शन 15 मिनट में, मैटर फिनिश। देखिए मैटर फिनिश का अगला कश, अगली किश्त देखिए उसकी, देखिए। न्यूज नेशन की टीम को तलई कुथल में इंजेक्शन और दवाइयों के इस्तेमाल की घटनाएं लगातार सुनने को मिली। लिहाजा न्यूज नेशन ने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश शुरू की और तलाश शुरू हुई विरुद्धनगर के सरकारी अस्पताल से। लोगों से पूछताछ के बाद हमारी मुलाकात हुई उस नर्स से। हमने अस्पताल की नर्स से सीधे पूछा कि हमें अपनी बूढ़ी दादी को इंजेक्शन देना है। क्या मैटर है? मैं कोयम्बतूर से आई हूँ, मेरी एक बूढ़ी दादी है, बीमार है, उसे इंजेक्शन देना है। आप दोगी? पैसे जो भी हो ले लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी, डर लगता है। बताइए ना, किसी को नहीं बोलूंगी। राजा करके एक लड़का है, वो करता है, उसे बोलना नहीं कि मैंने कहा। ठीक है अक्का, वो कहाँ मिलेगा? बोलना मत किसी को कि वहीं पीछे रहता है। नर्स से पता चला कि इस सरकारी अस्पताल में कोई राजा नाम का कर्मचारी है जो तलई कुथल के नाम पर बेगुनाह बुजुर्गों के कत्ल का कारोबार कर रहा है। विरुद्धनगर के हॉस्पिटल में हमने राजा की तलाश शुरू कर दी। राजा के बारे में पूछते पूछते हमारी मुलाकात हुई अलगगढ़ से। हमने राजा का नाम पूछा और उसने कहा कि राजा तो अभी नहीं है, लेकिन आप अपना काम हमें बता सकते हो। पहले हम हिचके, लेकिन हमने इससे ही ट्राई करने का फैसला कर लिया। अलगगढ़ को बताया कि हम अपनी दादी से छुटकारा चाहते हैं और उसको सुई देनी है। इतना सुनना था कि अलगगढ़ एकदम चल दिया। एक बार तो हमें लगा कि वो इस धंधे से अनजान है, लेकिन ये हमारी भूल थी और अलगगढ़ अगले ही पल लौट आया और हमारे सामने आने लगा एक और खौफनाक सच। कहाँ से हैं आप? मैं पांडे नगर में रहती हूँ। मैं इंजेक्शन देता, ये किसने बताया है आपको? किसी ने नहीं, चलिए अकेले में चलकर बात करते हैं। एक गांव गई थी जहाँ तलई कुथल करते हैं और सुना है कि इंजेक्शन भी देकर मारते हैं। जीएच में भी होता है सुना, इसलिए आई और आपसे पूछ लिया। रुकिए रुकिए, यहाँ एक राजा है, उसे भेज देता हूँ, वो कर देगा। जी हाँ, अलगगढ़ भी राजा को ही भेजेगा। अब हमारा शक यकीन में बदल गया कि इस सरकारी अस्पताल का राजा नाम का कर्मचारी तलई कुथल के नए रूप में किसी न किसी तरह की भूमिका निभा रहा है। अलगगढ़ इस धंधे का आदमी है, इसलिए उसने हमें भरोसा दिलाया कि काम तो शर्तिया हो जाएगा, लेकिन आज शाम में। पहले भी किया है राजा ने? हाँ, पहले भी किया है। कहाँ? मेरा मतलब किस गांव में? यहीं पर किया है। इस हॉस्पिटल में? हाँ, यही। अमृतलाल और किसका? हाँ, किसी का भी, बुजुर्गों का जो संभाले नहीं जाते।
அப்போ हॉस्पिटल பண்ணிடுவாங்க पोस्टमार्टम नहीं करते पोस्टमार्टम नहीं करते, मारने के बाद बॉडी को भेज देते हैं। ठीक है 5 बजे कॉल करती हूँ 5 बजे। अगर अलगगर के दावों पर यकीन करें तो इस बात में कोई शक नहीं था कि राजा और अलगगर तलाई कुथल के धंधे में जल्लाद के तौर पर काम कर रहे हैं और पहले भी कई तलाई कुथल को अंजाम दे चुके हैं। न्यूज नेशन की टीम होटल लौट रही है कि अलगगर का फोन आता है कि राजा आ चुका है और वो आपसे मिलना चाहता है। हम भी उस डॉक्टर डेथ से मिलना चाह रहे थे। राजा ने मिलते ही काम की बात शुरू कर दी। यहीं पे है, आ जाओ। अलगगर ने बोला आप करते हैं। तो कौन से गांव से हो? मैं कोयम्बतूर में पढ़ती हूँ। दादी पांडे नगर से है। बहुत मुश्किल है, कोई नहीं है। पांडे नगर நான் வந்து பார்க்க முடியல நான் கஷ்டம் எனக்கு வீட்ல யாருமே இல்ல कोई नहीं है यार कोई नहीं मैं कोयम्बतूर में पढ़ रही हूँ क्या करें बोलिए ना बोलो बाहर बताना मत किसी को दे देते हैं वहीं। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि राजा को लाचार बुजुर्गों को मौत के घाट उतारने में महारत हासिल है। वो लाचार बुजुर्ग जिनके अपने खुद उनको जल्लाद के हाथों में सौंप रहे हों। मुझे भी डर है, मैं क्या बाहर बताऊंगी? कहिए कितना लगेगा? 10,000? हाँ नहीं 10,000 तो नहीं, मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगी। 3,000 दे सकती हूँ। 5,000। मैं भी बैंक से लोन लेकर पढ़ रही हूँ। 3,000 ले लीजिए। वर्क பண்ண சரி நான் உங்களுக்கு 5 நான் 10 கொடுப்பேன் சரியா பட் படிக்கிறேன் எனக்கு கூட நானே வந்து லோன் வாங்குனேன் பேங்க்ல எல்லாம் 5,000। चलो ठीक है कब फिर डन बात 5,000 में तय हो गई। 5,000 में एक बुजुर्ग का कत्ल। ऐसा डरावना सच जिसे आपने देखा होगा न पहले सुना होगा। राजा 5,000 में एक बुजुर्ग को आसानी से मौत के घाट उतार देने के लिए तैयार है। बात हुई कि 5 बजे हम राजा को फोन कर आगे की बात तय करेंगे। हम होटल लौट आए। ठीक 5 बजे राजा का फोन आता है और हम उससे मिलने जा पहुंचते हैं तयशुदा जगह पर। यहाँ आ जाइए। आप पैसे देंगी तभी मैं इंजेक्शन खरीद पाऊंगा। अच्छा ओके। बाहर से खरीदनी है, यहाँ नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? बाहर मिलती है। अभी तक खरीदी नहीं? नहीं, पैसे नहीं है, कैसे खरीदूं? मैं कैसे भरोसा करूं? हॉस्पिटल भी यही है, मेरा घर भी यही है और आपके पास मेरा नंबर भी है। ठीक है, मैं पैसे दे दूं? हाँ। हम ये जानना चाहते थे कि राजा इस धंधे में अब तक कितने लोगों का तलई कुथल कर चुका है। जरा आप भी सुनिए। ये आपका पहली बार तो नहीं ना? दादी का सवाल है। सच में मैंने पहले भी बहुत किए हैं। हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल और बाहर दोनों जगह। अच्छा, गांव में भी किया है? कोई भी गांव में मैं आ जाता हूँ। सुना आपने? अगर राजा की बातों पर यकीन किया जाए तो कहने से गुरेज नहीं किया जा सकता कि ये एक जल्लाद बन चुका है, जिसकी निगाहों में कोई दया नहीं, जिसके दिल में कोई दर्द नहीं। पेशेंट को देख सकता हूँ मैं? हाँ, अब तो रिलेटिव है, कल देख लीजिए।
दवाई लाने के लिए 3000 दे दो, मैं खरीद लूंगा। ठीक है, 2000 दे दो। हाँ, मैं 2000 लेकर आई हूँ। 2000 है, एडवांस है। बाकी काम होने के बाद दूंगी कल सुबह। पहले मुझे दवाई दिखाना, फिर शाम को कर देना। कौन सा गांव? यही पांडे नगर। यही तो है, चलते हैं। नहीं, सब रिलेटिव है और पता चल जाएगा। राजा की बातचीत से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये शख्स बिना देर किए किसी भी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। हमने राजा को थोड़ा और टटोलने की कोशिश की। कैसे करते हैं आप, थोड़ा डिटेल में बताइए। कुछ लोग अपने बुजुर्गों को लेकर आते हैं जिनका ध्यान नहीं रख सकते। बोलते हैं खत्म कर दो, तो हम खत्म कर देते हैं। तो भरोसा कर ले आप पर? सच में। और कैसे करेंगे आप? हाँ, इंजेक्शन देकर ही। ठीक, मैं पैसा दे देती हूँ। राजा हमारे हाथ से पैसे ले लेता है, कत्ल के लिए सुपारी, लेकिन एक परंपरा के नाम पर। इससे पहले शायद ही आपने कभी ऐसा कातिल देखा हो जिसको कत्ल करने का अफसोस नहीं, बल्कि वो इसे समाज सेवा कह रहा हो। पैसे हाथ में आए तो राजा ने कुछ और राज उगल दिए। मेरा नंबर हर स्टेशन में है। कैसे? जीएच में काम करता हूँ, पोस्टमार्टम मैं ही करता हूँ। कोई भी स्टेशन देख लीजिए, मेरा नंबर जरूर होगा। इंजेक्शन देकर आप ही पोस्टमार्टम करते हैं? नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट का करता हूँ। बाकी का इंजेक्शन देकर बॉडी को वापस भेज देते हैं। गिन लीजिए। इंजेक्शन ले लेता हूँ, दे देंगे। सुबह फिर मिले। कब जाएंगे रिलेटिव्स? वो तो रात को जाएंगे। कल सुबह मुझे इंजेक्शन दिखा देना। ठीक है, दवाई सिगप कलर की होगी। सिगप कलर मतलब? लाल रंग, उस पर लेबल नहीं रहेगा। तो कल दिखाएंगे ना आप? प्रॉमिस, आपको दिखाकर ही करेंगे। ओके, कल मिलते हैं। आप बोलना मत किसी को। हाँ, राजा अपनी हर बात में ये जरूर बोलता है कि आप किसी को मत बोलना। राजा ने पैसे लेकर अगले दिन हमें इंजेक्शन दिखाने का वादा किया। अगले दिन हम राजा के बताए समय पर पहुंचे तो राजा ने हमको वो दवाई दिखाई जिसको वो इंजेक्शन में भरकर हमारी दादी को देने के लिए तैयार था। और राजा के मुताबिक इस इंजेक्शन के बाद दादी मौत के आगोश में चली जाती। कहाँ चले? ये है। क्या है ये? यही है वो दवा। क्या कहते हैं इसे? मुझे भी नहीं पता। आज शाम को पक्का? हाँ, पक्का। कैसे करेंगे? इंजेक्शन से ही। किसी को बोलना मत। 1 बजे कॉल करना। राजा से ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। राजा ने हमको कई फोन किए क्योंकि वो इस काम को अंजाम देना चाहता था। उसने फोन पर ये तक कह दिया कि मैटर जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ गांव में सुनी गई बातों की तस्दीक करना चाहते थे कि आखिर कैसे दवाइयों और इंजेक्शन के इस्तेमाल से तलाई को थल करा रहे हैं दक्षिण तमिलनाडु में कुछ बेरहम लोग। पिंकी राज पुरोहित के साथ धीरेन्द्र पंडित, न्यूज नेशन, विरुद्धनगर, तमिलनाडु। आप लगातार देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश मौत का स्नान। जी हां, आपने देखा जैसे जैसे आधुनिकता सामने आती गई, पुरानी परंपरा गई नहीं,
उसने अपने आप को आधुनिक बना लिया। अपने बुजुर्गों से पीछा छुड़ाने का यह नया तरीका है, जहां आप डॉक्टरी इलाज, डॉक्टरी मदद के जरिए उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देते हैं। ये डॉक्टर, ये कंपाउंडर किस तरीके से, जो कि सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, वो आपके बुजुर्गों को किस तरीके से नींद की गोली या तमाम तरह की चीजों को देकर मौत के घाट उतार सकते हैं। और इसकी कीमत है महज 5,000 रुपए। एक जान की कीमत 5,000 रुपए तमिलनाडु के 3 जिलों में। ये वास्तविकता हम आपके सामने रख रहे हैं। इस कंपाउंडर को, जिसे आपने अभी देखा, इसने कई लोगों की हत्याएं की हैं, लेकिन आज खुलेआम घूम रहा है। चाहे जो कुछ भी हो, ऐसे लोगों को क्या आप समाज में खुलेआम घूमने दे सकते हैं? क्या तमिलनाडु सरकार इस बारे में कुछ भी कहती दिखाई देगी? लगता नहीं है, क्योंकि हमने कई कोशिश की, लेकिन कोई जवाब देने वाला मिला नहीं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और निशा खन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निशा जी, मैं एक बार इस चीज को, कल आप हमारे साथ इस रिपोर्ट पर थी और आपसे बात ठीक से नहीं हो पाई, इसे क्या कहेंगे आप, जहां एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, एक बहू अपनी सास की हत्या करती है, एक व्यक्ति 3 अपने संबंधियों की हत्या करता है, एक कंपाउंडर जो कि ऐसी अनगिनत हत्याएं कर चुका होता है। अफसोस किसी को नहीं है और हर कोई हमें यह तरीका बता रहा होता है कि आप अपनी दादी को कैसे मार सकते हो। देखिए, अगर इन सब केसों में देखा जाए तो कहीं आपको लगता है ह्यूमैनिटी देखा जाए तो वो नहीं लग रही है। सेल्फिश मोटिव जो हर इस इंसान का जो मेन मकसद है, सेल्फिश मोटिव को ध्यान में रखे तो हम बोलेंगे कि चाहे वो पैसा है, श्रिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी साथ में आती है, डिनायल का फेस। अगर देखा जाए तो वही पेरेंट्स, वही रिलेटिव्स जिनको हम मारने की बात करते हैं, वही पत्नी अगर बात करें तो ये सारा इंसिडेंट हमें याद दिलाता है, बरसों पहले हमारे यहाँ एक सती प्रथा होती थी जहां पर जिंदा इंसान को जला दिया जाता था। उस प्रथा को बदलते सालों लग गए। दहेज प्रथा, जहां लड़की को बहुत कुछ दहेज में दिया जाता था या उनसे डिमांड करी जाती थी, तो वो सारी चीजें वक्त के साथ बदल रही हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी को एकजुट होकर, स्पेशली अगर ये तमिलनाडु में ये है तो वहाँ साउथ इंडियन कल्चर्स में वहाँ लोग हैं, वहाँ को एकजुट होकर इन चीजों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लॉ, हमारे कानून जो है वो अगर इस चीज पर अगर काम करें, जैसे कि आपने बोला कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही है, वहाँ पर जैसे आपने बोला कि जो डॉक्टर्स तक हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं, तो पुलिस ऑफिशियल से लेकर लीगल से लेकर हर एक इंसान की पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होनी बहुत जरूरी है और उसी का बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल रेखा जी, कानूनी पहलू से जाहिर सी बात ही अपराध है, लेकिन जब ये अपराध दर्ज ही नहीं हो रहा तो अपराध रहा ही नहीं। इस बारे में तो न कोई FIR है, न कोई थाना है, न कोई कचहरी है, न कोई सुनवाई है, न कोई फैसला है। देखिए, मेरी नज़र से, कानून की नज़र से अगर बात करें तो बहुत ही स्पष्ट है कि इस पे दफ़ा 302 लगती है। इट इज़ नथिंग बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर। किसी भी हत्या के मामले के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब कोर्ट के अंदर जो दलील दी जाती है सरकारी वकील की, वो ये होती है कि इसके अंदर मेंस रिया क्या था, यानी कि क्या इंटेंशन थी। साबित करना पड़ता है कि ये हत्या करने के पहले क्या जो आरोपी था उसने, उसके मन के अंदर क्या बात निकल रही थी, क्या बात चल रही थी, उसका क्या मंसूबा था ये काम करने के पीछे, क्या वो हत्या करना चाहता था या वो गलती से कुछ हो गई, क्या उसका इरादा था भी कि नहीं हत्या करने का। तो पर जो ये सारी घटना जो आपके सामने, जो अभी अपने चैनल के माध्यम से मैंने देखी, उसमें तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो आरोपी है उसकी जो मंसूबा था वो सिर्फ एक हत्या करने का ही था और कुछ नहीं था। और अगर FIR दर्ज नहीं हो रही, जब भी, सबसे पहले तो ये बात जो देखनी पड़ेगी अजय जी कि इसके अंदर कंप्लेनेंट कौन है, और कंप्लेनेंट तो इसके अंदर कोई है ही नहीं, कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं है। परंतु जब भी जब पुलिस के जो कर्मी है, पुलिस कर्मियों को इसके बारे में जब पता चलता है, अगर अपने आप भी पता चलता है ऐसी हत्या का, वो इस पूरे मामले से अपने आप अनभिज्ञ रखते हैं। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुडीर और पिंकी जब वहाँ पहुंचे पुलिस स्टेशन में, हम दिखाएंगे आपको वो उनकी बातें भी, वो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है। तो इसका मतलब कि ये कॉन्स्पिरेसी, इसके अंदर जो पुलिस कर्मी हैं वो भी इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर, यानी कि वो लोग सब मिले हुए हैं। और इसके ऊपर ये जो सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी जो इंडियन पीनल कोड के अंदर जिसको मानते हैं कि साजिश, तो ये जो पुलिस कर्मी है जो इस कंप्लेंट को एक बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो इसको हत्या का श्रेणी में लाते ही नहीं है। वो ये शायद समझते ही नहीं कि कानूनी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक दफा 302 लगता है, बहुत स्पष्ट तरीके से लगता है। तो पुलिसकर्मी और जो आरोपी हैं और
जो वहाँ के समाज के लोग हैं, अगर सब इस मामले को अनदेखा सा करना चाहते हैं, ये कह के कि ये तो एक रिचुअल है, वहाँ का एक ट्रेडिशन है, तो ये सारे के सारे लोग अगर कानूनी नजर से देखें तो इनके ऊपर सेक्शन 302 रेड लिस्ट, सेक्शन 120B एंड सेक्शन 34 लगता है, जिसमें ताउम्र की सजा भी मिल सकती है, और साथ साथ इनको अगर हम उसको देखें तो रेयरेस्ट और रेयर की कैटेगरी के अंदर जाए तो इनको सजाए मौत भी मिल सकती है। बिल्कुल। टीना जी, हम हमारे तथाकथित तौर पर सभ्यता और संस्कृति के नाम पर संवेदनाओं की बात करते हैं। क्या वाकई में इस तरह की वारदातों को देखने के बाद संवेदना नाम की कोई चीज बचती हुई दिखाई देती है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप अपने माता पिता के नहीं हो सकते तो शायद किसी के नहीं हो सकते इस दुनिया में। मुझे लगता है कि जो प्रश्न आपने किया है वो बहुत लेयर्स में उसके जवाब हैं। मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। जो भी आपने कहा उससे कोई भी सहमत होगा, सुन के भी इसको मतलब रोंगटे खड़े होने वाली बात है। पर इसमें एक दूसरा पहलू जो मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि देखिए सालों से चला आ रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है, मनोवैज्ञानिक उनका क्या स्तर होगा, मेंटल लेवल क्या होगा उनका, और हर व्यक्ति कर रहा है तो क्या सोच के कर रहा होगा। ये सारे कातिल हैं जो घूम रहे हैं, जिनको इस बात का एहसास भी नहीं कि उन्होंने कत्ल किया है। बिल्कुल, और बहुत कम पैसों के लिए, 5000 रुपए के लिए, बहुत डेस्परेट है करने के लिए कि आप ले आइए, मैं तो रोज करता हूँ, ये मेरा तो नंबर सारे थानों में है, सारे स्टेशन पे मेरा नंबर है, ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, सिस्टम भी इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं आपका ये एक रूटीन वर्क इसको कह सकते हैं, आपकी साइकी में बैठ चुका है। आपका जो आप इसको आप कत्ल नहीं समझ रहे हैं। जैसे रेखा जी ने कहा कि आपके लिए कत्ल नहीं है, ये तो ऐसा है कि जैसे आप नहाने गए और आपने कपड़े पहने, इस तरह से अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे लगता है इसको इमीडिएटली इसको कर्व करना चाहिए और इमीडिएटली इस पे कोई एक्शन होना चाहिए। स्टेट इस पे सुओ मोटो ले सकती है अगर स्टेट लेना चाहे। जो सीडी आपने बनाई है, जो रिपोर्टिंग आपने की है, वो थाने में दी जा सकती है। और मुझे लगता है कि इसमें जब आप ये केस को लेकर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग छूट जाएंगे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग हैं जिनको आपने रिपोर्ट नहीं किया है। तो उनके लिए आप क्या सोचेंगे? क्योंकि तीनों जिले जो है मिले हुए हैं, तो इसमें कम से कम मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 25-50 लोग तो होंगे जो इसमें जिनको जेल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है। राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेंद्र जैन जी हमारे साथ है अजमेर से। बधाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अजमेर से सीनियर सिटीजन राजेंद्र जैन बोल रहा हूँ। जी साहब। हेलो जी, बताइए सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मतलब जो कार्यक्रम आपने बताया और जनता की राय ली है, एक बहुत जोरदार कार्यक्रम है। जन जागरण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम को चलाना चाहिए। और पता नहीं देश में कैसे क्या काम हो रहे हैं, धर्म के नाम पे कर्म हो रहे हैं, कर्म के नाम पे धर्म हो रहे हैं, और यही मर्म है। मैं इसके ऊपर 3 लाइन सुना दूं। जी, बहुत धन्यवाद जैन साहब। पाली से NS राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठौर साहब, क्या कह रहे हैं आप? सर, मैं अभी जो आपकी जो न्यूज आ रही थी जी, जो माँ बाप की हत्या करते हैं उनको तो उम्र कैद होनी चाहिए। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। ये है कि माँ बाप के दर्शन तो चारों काम के दर्शन होते हैं, हमारे राजस्थान में तो ऐसे मानते। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपके मतलब जो आपने जो अभी उठाया है मुद्दा जी, तो उसको तो पूरा करो आप, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद इस पर। अजय, इसमें उम्र कैद नहीं है, इसमें मौत की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज है जो आप कर रहे हैं। तो मतलब उम्र कैद बहुत कम होगी इन लोगों के लिए। रेखा जी, क्या ऐसा संभव है कि हमारे देश की अदालतें जिनके सामने इस तरह के मामले लगातार आते रहते होंगे, सुओ मोटो पर कोई कार्रवाई कर सके? बिल्कुल ले सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट जो हैं, कई बार आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऐसी बात हमारे जो जजेस हैं उनके संज्ञान में आती है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, उनको ये पावर है। आर्टिकल 226 के अंदर रिट पिटिशन भी फाइल हो सकती है। इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी, अगर कोई समाज सेवी है जो चाहता है कि ये मामला ऐसा है जो सब पब्लिक को कंसर्न करता है, तो PIL भी इसके अंदर फाइल करी जा सकती है। और अगर हमारे जजेस चाहें इस केस को, जो भी देख रहे हो, आपके टीवी के माध्यम के थ्रू देख रहे हो या कोई अखबारों में पढ़ते हैं, तो ये कोर्ट्स को भी पावर है कि इस मामले की सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करी जाए। कई बार होता है, पहली बार नहीं है। हमारी जो आजकल की जो जुडिशरी है बहुत जागरूक हो गई है, बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो गई है। और हो सकता है कि आज आपकी चैनल की इस रिपोर्टिंग को देखें तो कोई न तो कोई जज जो है, मैं अपेक्षा करती हूँ अगर कोई देख रहे होंगे तो शायद इसका संज्ञान लेके सुओ मोटो इसके अंदर एक इंक्वायरी भी कंडक्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, मिलिंद मिश्रा जी नागपुर से। बताइए मिलिंद साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मुझे ये बोलना है कि
तमिलनाडु से ये जो घटना चल रही है तले कदम के बारे में। जी हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि करुणानिधि और जयललिता अम्मा वो भी तो पूरे हो गए, इन लोगों को भी उसके बारे में नहीं सुनने की बात। जी आपकी आवाज बहुत कट रही है, लगता है आप शायद कहीं हैं, वहां से आवाज ठीक नहीं आ रही है। आपसे दोबारा बात करते हैं। नंदलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं नंदलाल साहब? नंदलाल जी, ऐसा लगता है कि नंदलाल जी का फोन कट गया होगा। बहुत सारे हमारे दर्शक हमसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी राय हमारे सामने रखना चाह रहे हैं। हम वाकई में आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि इस तरह के मुद्दे से अगर आप अपने आप को जोड़ रहे हैं तो ये जागरूकता वाकई में आपके बीच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जनता के बीच में जागरूकता नहीं है तो फिर वाकई में इस तरह की रिपोर्ट दिखाने का कोई मकसद रह नहीं जाता है। निशा जी, मानसिकता की बात हम कर चुके, लेकिन मैं आपसे बस ये समझना चाहूंगा, मदुरई, विरुद्धनगर, रामनाथपुरम, ये 3 जिले जहां ये काफी ज्यादा प्रख्यात है, ये तथाकथित तौर पर परंपरा, बहुत ही संपन्न जिले हैं। यहाँ पर आमतौर पर संपत्ति विवाद न के बराबर है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, 83% से ज्यादा यहाँ पर लिटरेसी रेट है, और यहाँ पर प्रशासन का पूरा जोर दिखाई देता है, सड़कें वगैरह सब बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसे में इस तरह की परंपरा लगातार चली आए और कोई इसके ऊपर ध्यान तक न दे, लोगों के दिमाग में स्ट्राइक भी ना करे, क्या ये संभव है? देखिए, कई बार कई चीजें हम कस्टम्स के तौर पर करते हैं, रिचुअल्स के तौर पर करते हैं, तो हमें उनका पता होता है कि उनका कोई बेस नहीं है या वो अगर नुकसानदायक भी है। जैसे श्रिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ओल्ड एज में है, कोई बीमार है, तो वो उसे मारने की कोशिश करते हैं इन तरीकों से। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी कि उनको लगता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, अगर बीमार पड़ गया है, हस्बैंड है, पेरेंट्स है ओल्ड एज में, इन्हें कौन संभालेगा। तो वो श्रिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो अपने आप पर आने नहीं देते। और ऐसे केसेस में कई बार ये होता है, जैसे गिल्ट जो है वो कत्ल करने के बाद नहीं, पहले आता है। अगर आपने कत्ल कर दिया तो वो गिल्ट खत्म हो जाता है, तो वो एक रीजन बहुत बड़ा बन सकता है। क्योंकि ऐसे केसेस में वही है, श्रिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको लगता है अगर हम काम में ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो शायद हम अपने बुजुर्गों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, चाहे कोई भी फैमिली मेंबर है, चाहे वो ओल्ड एज में कभी भी है। और अधिकतर केसेस जो है वो ओल्ड एज के हैं, तो कई बार हो सकता है प्रॉपर्टी के अंदर भी, मैं भी कह रही हूँ, कहीं ना कहीं सेल्फिश मोटिव अपने आप में है। और मुझे अपनी डेली रूटीन का जो पार्ट है, कई चीज हम सदियों से करते आ रहे हैं, हम उसके बारे में क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, बिकॉज वी थिंक दैट इट इज बेनिफिशियल। एक अपने बुजुर्ग माता पिता सास ससुर को मौत का इंजेक्शन देना और माफ कीजिएगा कान छिदवाना, बात बराबर है? उनके कस्टम्स, उनके रिलीजन में, उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो बात बिल्कुल बराबर है। अगर देखा जाए तो अगर आप बाकी रिलीजन या कंट्रीज जहाँ पर इंसान को मार दिया जाता है तो वो एक आम सी बात होती है। तो उस चीज को समझिए। अगर हम अफगानिस्तान जैसे जिलों में बात करें, वहां पर अगर लेडीज के खिलाफ कुछ होता है तो वहां पर सरेआम मार दिया जाता है। हमारे इंडिया में उसे नहीं माना जाता। ह्यूमन राइट्स वाले अगर हम किसी को आई वुड से फांसी की भी सजा देते हैं तो उसके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स करता है। फर्क है अजय, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें यहाँ पर सेंसिटिव तरीके से बात करनी चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एग्जीक्यूशन करता है, गवर्नमेंट कर रही है। वहां पर कान काट दिया जाता है, वहां पर हाथ काट दिए जाते हैं, वो उनका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। तो लोग नहीं करते हैं। आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को जहर नहीं दे सकते हैं, ऐसा कहीं भी परमिट नहीं है। और अगर हमारे देश में अगर देखा जाए तो अगर आप कुछ ऐसा चीजें जो नहीं सहन कर सकते हैं या कोई ऐसा इलाज है जो नहीं करा पा रहे हैं, आप दुखी हैं, आप शरीर से दुखी हैं, तो आप मर्सी प्ली में जा सकते हैं, जो प्रेसिडेंट को आप गुहार लगाते हैं। तो मुझे लगता है ये रिफाइंड जगह पर है, मेट्रोज में ये चीज है। अगर आप रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर मर्सी किलिंग को शायद वो समझते हैं। तालिबान जैसे भ्रूण हत्या या फीमेल फिटिसाइड या सती की बात जैसे निशा जी कह रही थी, वो एक, या अब आजकल के जमाने में देखें तो ऑनर किलिंग या हॉरर किलिंग जिनको हम कहते हैं, तो वो सब एक ट्रेडिशन के नाम के ऊपर चलती आ रही है। और जो हम लोग उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि समाज का एक हिस्सा है और हमारा समाज कुछ चीजों को एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर लड़की का जन्म होना अगर हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अगर कोई उसकी भ्रूण हत्या कर देता है या फीमेल फिटिसाइड कर देता है उसके पैदा होने के बाद में, अगर हम अपने इतिहास में देखें तो राजपूत लोग जो थे और जो राजस्थान के अंदर अक्सर ये सुना जाता था कि लड़की होते ही उसको पलंग का जो होता है पाया, उसके नीचे उसको कुचल दिया, या जो कोई औरत विधवा हो गई तो उसको सती के नाम के ऊपर, उस प्रथा के नाम के ऊपर उसकी लिटरली उसकी अपनी हत्या कर दी। तो शायद उसी तरीके से शायद निशा जी का मतलब उसी तरफ होगा। दोनों चीजों में एक फर्क है। हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ हैं, ओमकार जी खुशीनगर से। ओमकार जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
हाँ जी, मैं यह कहना चाहता हूँ श्रीमान जी कि अपने देश में कुछ ऐसी जगह पर भी ऐसी घटनाएं चल रही हैं, कुछ चेक करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मान्यवर इस क्षेत्र का कोई न कोई सांसद या विधायक भी होगा जी, और मेरा निवेदन है कि आप उस सांसद या विधायक से भी उसकी प्रतिक्रिया इस पर दिखाएं तो बिल्कुल अच्छा हो। बिल्कुल। रवींद्र जी पुणे से हमारे साथ हैं। रवींद्र जी। रविंदर जी। जी रवींद्र जी। जी सॉरी। ये आपके चैनल पे आज देखा, बड़ा दुख हुआ ये सब देख के जी कि हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है और नौजवान लोग अपने ही बुजुर्गों को मार रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि नौजवान लोगों को भी बताना पड़ेगा कि कल आप भी बुजुर्ग होंगे और ये अच्छी बात नहीं है कि बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। तो शायद के अंदर कोई भावना ऐसी जागृत हो या वो समझे, तो ये ऐसा नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि इस बारे में जागरूकता जरूर हो। रविंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। आइए अब चलते हैं मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर के पास। धीरेन्द्र, उस पूरे माहौल को जरा समझाइए, क्या इनमें से किसी को भी इस बात का बोध भी था, एहसास भी था कि ये उन लोगों की हत्याएं कर रहे हैं जिन्होंने शायद इन्हें जन्म दिया हो या जिनकी वजह से शादी करके उन घरों में ये पहुंचे हो? देखिए अजय जी, हमने जब पूरे लगातार उन तमाम लोगों के चेहरे देखे और देखा कि वो बातचीत करते हुए उनका कैसे मतलब बॉडी चेंज हो या वो थोड़ा सा झिझके, वो कहीं नहीं था, वो अपने आप से ही बोल रहे हैं। जैसे मैं इसमें एक दोबारा से आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, महेश्वरन जिस शख्स ने 3 तलाई कुतल किए हैं, उसके सबसे बड़े उसने लगातार, जैसे हमने सिर्फ ये कहने की कोशिश की, हमारी रिपोर्टर्स को सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया लोकल जो जानकार को साथ ले जाके, उसने कहा कि ये अपनी दादी के बारे में पता करना चाहती हैं, तलई कुतल के बारे में जानना चाहती हैं। तो उसने अपने आप से ऐसे रेस्पॉन्स दिया जैसे एक बहुत ही नेचुरल चीज है। उसने कहा कि हाँ मैंने भी 3 कत्ल किए हैं, 3 तलई कुतल किए हैं, इस तरह कहा उसने। तो लगा कि ये क्या कह रहा है। और इसीलिए बातचीत के बीच में अगर आप देखें कि वो अचानक हमारी रिपोर्टर पूछती है कि क्या आपको ये पाप नहीं लगता, यानी मतलब अपना कंट्रोल, हालांकि स्टिंग के दौरान या तमाम स्टोरीज के दौरान रिपोर्टर अपने तमाम कंट्रोल में रहते हैं और चीज जानना चाहते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज थी कि अपने इमोशंस का एक्सप्रेशन रिपोर्टर कर देता है कि क्या आपको ये पाप नहीं लगता। उसके में वो कहता है कि हाँ पाप है, क्या आपका सुनना भी पाप है, यानी वो नाराज हो जाता है और उठने लगता है कि आप ये क्या बात कर रहे हो, ये पाप नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं कहूंगा कि उनको कोई भी चीज फील नहीं हो रही थी और उनको नहीं लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस सबसे बड़े क्राइम को करने में किस तरीके से लोग मददगार साबित हो रहे हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। हमने आपको दिखाया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो कंपाउंडर जो कि मौत का इंजेक्शन लगाने को तैयार था उस दादी के लिए जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, और हमारे संवाददाता ने उसे बस क्रिएट कर दिया था। तो आइए अब आपको उसका दूसरा सच भी दिखाएं, कैसे वो चाहता था कि किसी भी तरीके से बाकी के बचे 2000 रुपए भी उसे मिल जाएं, और इसके लिए वो उस दादी को, जो कि है ही नहीं कहीं, उसे इंजेक्शन देना चाहता था। कैसे उसने हमारे संवाददाताओं को बार बार फोन कर उनका जीना हराम कर दिया था कि भाई तले को थल जल्दी कराओ, क्यों नहीं करा रहे हो, छोटा सा काम है, जल्दी करो, मुझे पैसा चाहिए। आइए देखिए उस रिपोर्ट की अगली कड़ी। मासूम, लाचार और सारे के लिए ताकते अपने बुजुर्गों के कत्ल की ये परंपरा कैसे चल रही है? क्या है तलाई कुथल, कैसे करते हैं इसको? न्यूज नेशन अब आपको ये समझाने की कोशिश करता है। तलाई कुथल के लिए घर के लोग पहले से प्लान करते हैं। रात में अच्छे भले सोए बुजुर्ग को तलाई कुथल करने से एक दिन पहले उसके सर में कई तेलों से मिलाकर बनाए गए खास तेल से मालिश की जाती है। इस तेल में कैस्टर ऑयल यानी रिंडी का तेल, मूंगफली का तेल और नारियल का तेल मिलाया जाता है। सोते हुए उस बुजुर्ग को सर में मालिश करने के दौरान ठंडे पानी से नहलाते रहते हैं। इस सबसे उस बुजुर्ग के शरीर का तापमान लगातार गिरता रहता है और इस बीच में बुजुर्ग को नारियल पानी में तुलसी मिलाकर लगातार पिलाते हैं। शरीर से कमजोर बुजुर्ग अपनी मदद के लिए पुकार भी नहीं पाता। ये है विरुद्धनगर का समाज कल्याण विभाग का दफ्तर। यहाँ हमारी मुलाकात हुई समाज कल्याण ऑफिसर से। पहले अपना परिचय दिया और फिर तलाई कुथल के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन मैडम के भोलेपन ने देश की सरकार को भी मात दे दी। तलाई कुतल
इसका क्या मतलब है सर? तलई कुतल जो कई गांवों में परंपरा के तौर पर चल रहा है, नारियल पानी से मौत। ओह, मौत का तलई कुतल। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो जो बुजुर्ग होते हैं काफी बूढ़े, उन्हें बेड पर कितने दिन जिंदा रखेंगे, ये सोचकर फैमिली वाले जब आसपास वाले कहीं चले जाते हैं तब करते थे। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले पहले बहुत करते थे, अभी पता नहीं, अभी नहीं है, अभी उतना है नहीं। तो समाज कल्याण विभाग से निकलकर हम जा पहुंचे पुलिस कप्तान के यहाँ। पूरी कानून व्यवस्था संभालने वाले कप्तान साहब के दफ्तर में मुलाकात नहीं हो सकी। टीम जा पहुंची उनके स्टाफ ऑफिसर के पास। यहाँ भी हाल सरकारी ही था, इनको भी मालूम नहीं, इस दफ्तर में भी किसी को मालूम नहीं कि तलई कुतल है क्या। दिल्ली से एक स्टोरी पर आए हैं। सूचना मिली है कि यहाँ अभी भी तलई कुतल होता है। यहाँ पर तलई कुतल नहीं, ऐसा कुछ तो सुना नहीं। गांव में नारियल पानी देकर मारते हैं, गांव में बुजुर्गों को मारते हैं नारियल पानी पिलाकर, वो यहाँ होता है? ऐसा यहाँ कोई केस नहीं है। नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है यहाँ पर। एसपी से मिलना है। नहीं, वो बिजी है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से वो चेहरे दिखा रहे हैं जो खुलेआम इन अधिकारियों की इस अनभिज्ञता पर तमाचा मार रहे हैं। प्रॉपर्टी है तो ठीक, वरना मार देंगे। डर तो है ही, डर के बिना थोड़ी ही जिंदगी चलती है मेरी। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें एक दिन कपड़े बदलकर, तेल से मालिश कर, ठंडे पानी से नहलाकर, नारियल पानी पिलाकर मार देते हैं। हमने पुलिस कप्तान साहब से फोन पर बातचीत कर मिलने की कोशिश की तो उन्होंने तलई कुतल पर बात करने से भी मना कर दिया। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो इन सरकारी अफसरों को अंधा और बहरा बना रही है? बहरहाल, ये लोग भी इस देश के गुनहगार तो हैं, और हम इतना तो कह ही सकते हैं कि इस घृणित परंपरा को रोक पाने में नाकाम ये लोग भी बड़ी सजाओं के हकदार हैं। पिंकी राज पुरोहित के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, विरुद्धनगर, तमिलनाडु।